हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए भाई, एक बार जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। कैमरा थोड़ा सा फिक्स कर दो। हेलो 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 हेलो। चलिए, आवाज वगैरह सब प्रॉपर आ रही है सभी को? ऑल गुड। एक बार मुझे कंफर्मेशन कर दो भाई, आवाज वगैरह सब प्रॉपर आ रही है? आवाज, ऑडियो, वीडियो, एवरीथिंग सब क्लियर है? चलिए दोस्तों, हम यहां पर आज वेन डायग्राम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का टेस्ट लेने वाले हैं। जी हाँ, आज आप लोगों का टेस्ट है भाई। ठीक है, आज आप लोगों का टेस्ट है, तो फटाफट से सभी लोग भाई टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। ठीक, मैं कोई ज्यादा समझाऊंगा नहीं, ज्यादा कुछ भी बताऊंगा नहीं। बाकी सारी बातें समझाना वमझाना वो सब आपकी प्रीवियस क्लासेस में हो चुका है। आज की क्लास में केवल और केवल टेस्ट होगा। क्या होगा? टेस्ट होगा। ठीक, और सुनो, टेस्ट भी दोस्तों कैसा होगा पता है? टेस्ट भी ऐसा होगा कि मैं आपको केवल और केवल आंसर ही बताने वाला हूं, यानी कि सही आंसर क्या है, क्यों है, कैसे है, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको ही पता करना होगा खुद से। आप अगर गलत कर रहे हो किसी सवाल को, तो आप खुद से उसको सही करो कि भाई मैंने गलत क्यों किया। क्योंकि हम तो इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, हमने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, और फिर भी अगर हम गलत कर रहे हैं तो फिर इसमें गलती आप कर रहे हो ना कहीं। तो आज हम केवल केवल क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर के सवालों की। और मैं आपको केवल क्या बताऊंगा? आंसर, और कुछ नहीं। तो बताओ भाई, रेडी हो सभी लोग? जल्दी से बताओ। अगर आप लोग रेडी हो टेस्ट देने के लिए, केवल आंसर, मैं कोई सोल्यूशन नहीं बताने वाला। समझ गया ना? आज की क्लास में कोई भी सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, केवल क्या मिलेगा? आंसर मिलेंगे। अगर ओके है तो बताओ, नहीं तो भाई जाओ, छुट्टी करें फिर आपकी भी हमारी भी। बोलो, कितने लोग तैयार है? जल्दी से बोलो भाई, कितने लोग तैयार है? मजा आ जाएगा, फिर आज बहुत मजा आएगा क्लास में। रेडी है? पक्की बात है सब लोग? एवरीवन? ओके, दैट्स द स्पिरिट। चलिए भाई, तो मैक्सिमम लोग तो रेडी हैं, सब लोग कह रहे हैं सर हम रेडी हैं। आओ फेंको, आप तो सवाल फेंको आज, देखो हम क्या करते हैं। देख लेना भाई, ऐसा ना हो फंस जाओ। लेकिन आंसर मत पूछना हमसे कि सर इसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है। ठीक है, चलिए भाई, पहला सवाल आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाला है। और हर सवाल के लिए मैं आपको दोस्तों 20 सेकंड का समय दूंगा, और सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलिए, रेडी, स्टेडी। पहला सवाल, 20 सेकंड, आंसर। मैं केवल सही ऑप्शन पे टिक करूंगा, कोई सोल्यूशन नहीं बताऊंगा। चलिए, पहला सवाल समाप्त, और इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों, कैसे, बिल्कुल नहीं। और मैं देख पा रहा हूं मैक्सिमम लोगों का आंसर बी है। वेरी गुड यार, मजा मान दिया आपने। अगला सवाल, 20 सेकंड। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इस सवाल में कई बार एग्जामिनर ने स्टूडेंट्स को फंसाया है, बहुत ध्यान से करना। लेकिन मैं देखो सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, जो बोल दिया वो बोल दिया भाई। आई एम अ मैन ऑफ वर्ड्स, जो बोल दिया वो बोल दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब क्यों है डी, ये आपको खुद से सोचना है, मैं नहीं बताऊंगा, खुद से सोचना। प्रेडिटर क्या होता है? परभक्षी होता है दोस्तों। परभक्षी मतलब जो दूसरे जानवरों के या दूसरे किसी जीव के ऊपर निर्भर करता है, उससे अपना पेट भरता है, उनको खाता है। अब आप बताओ, जो हॉक यानी बाज है, क्या वो एक परभक्षी है? और क्या एक पक्षी है? आंसर क्या आएगा आपके ऊपर। अगला सवाल, 20 सेकंड।
चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अगला थोड़ा स्पीड में करेंगे जिससे कि एग्जाम हॉल वाली फीलिंग आएगी। जैसे एग्जाम हॉल में आता ना, फटाफट क्वेश्चन आता जाता, वैसे ही है बिल्कुल। चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला 20 सेकंड। वैसे ये क्वेश्चन 2 सेकंड का है, तो मैं 10 सेकंड पे स्टॉप कर दूंगा इसको। चलिए, इसका करेक्ट आंसर सी। अरे भैया, आम और चेरी दोनों फल होते हैं, लेकिन अलग प्रकार के फल होते हैं। चलिए, अगला सवाल। 10 10 सेकंड दे दूं क्या? 10 सेकंड बहुत है। रेडी? आंसर। चलिए, इसका करेक्ट आंसर डी। अगला सवाल। देखो, सारे आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए, इसका आंसर होगा ए। अगला सवाल। स्पीड पकड़ो भाई, स्पीड पकड़ो, जल्दी सभी लोग स्पीड। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला, स्पीड। बहुत बढ़िया, सी। अगला। मैं इसमें 20 सेकंड दूंगा आपको, ठीक है? 10 सेकंड के बाद और 10 सेकंड दूंगा। चलिए, फिर से 20 सेकंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ए। पहाड़ अलग होते हैं, नदियां और झीलें दोनों ही एक प्रकार की वाटर बॉडी होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग होती है। आंसर बनेगा ए ऑप्शन। भैया मेरे, नदियां और झीलें दोनों एक दूसरे से अलग होती हैं, लेकिन नदियां और झीलें दोनों ही वाटर बॉडी यानी कि जल के स्रोत होते हैं। लेकिन पहाड़ अलग हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा? ए वाला। अगला सवाल। रेडी? ए। सॉरी, ए कह रहा हूं। 10 सेकंड। आंसर ही बता दिया। शेर, बाघ और पशु। आंसर ए। नेक्स्ट। रेडी? अच्छा, एक काम करें, 12 कर दे क्या? 12 सेकंड। चलो 12 कर देता हूं, है ना? 10 सेकंड थोड़ा कम लग रहा है क्या? चलिए, 12 सेकंड। इसका आंसर होगा बी। अगला सवाल। 12 सेकंड। इसका आंसर होगा बी। पिछले वाले का बी था। अगला, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट। सोल्यूशन आपको खुद ही निकालना है भाई आज। बहुत बढ़िया, इसका करेक्ट आंसर है सी। अगला सवाल। 12 सेकंड। चलिए, इसका करेक्ट आंसर है बी। अगला सवाल। 12 सेकंड। अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ। फोटोग्राफी, समय दोनों अलग होते हैं। समय, इतिहास दोनों अलग होते हैं। इतिहास और थिएटर दोनों अलग होते हैं। थिएटर, समय, सब सब अलग ही तो होंगे। तीनों का, चारों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा स्पीड में करिए भाई सभी लोग, तभी तो मजा आएगा फिर।
चलिए आंसर सी। अगला, क्रिकेट एक खेल होता है लेकिन कॉकरोच अलग चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। अगला सवाल देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्रिकेट जो है वो झिंगुर को भी बोलते हैं। झिंगुर आपको पता है ना कि झिंगुर, तो झिंगुर जो है वो उसको भी क्रिकेट बोला जाता है। मेरी बात समझना, झिंगुर को भी इंग्लिश में क्रिकेट बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखना यहां पर हिंदी में झिंगुर नहीं लिखा है, हिंदी में क्रिकेट ही लिखा है। इसलिए मैंने क्रिकेट को क्रिकेट एज अ खेल, एक स्पोर्ट्स लिया हुआ है। नहीं तो शायद आपको पता होगा जो क्रिकेट होता है, क्रिकेट, उसको झिंगुर भी, झिंगुर का इंग्लिश में जो नाम होता है वो क्रिकेट होता है। तो ये झिंगुर यानी कि कोई कीड़ा मत लेना है, क्या आप सोचो सर कॉकरोच है तो यहाँ पर झिंगुर ले ले, नहीं, तो यहाँ झिंगुर होना चाहिए, है ना। क्रिकेट मतलब क्रिकेट, इसलिए इसका आंसर बी होगा। क्लियर है? काफी लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा। आंसर डी। ठीक है, अगला, करते जाओ करते जाओ। आप भले ही कमेंट में आंसर मत दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी कॉपी पर आंसर लिख लिया करो ना, कमेंट में मत दिया करो कभी। मैं तो नहीं कहता कभी कमेंट में आंसर दो आप, मैं तो भाई देखो आपने इसका मतलब आप समझ नहीं पाए खेल को हमारे। मैं तो कहता हूं आप अपनी कॉपी पर सीधे क्वेश्चन लिखा करो और आंसर लिख लिया करो सीधे। जैसे आपने बी दिया तो आप लिख लो पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, जो देना है वो दे दो। और फिर आप चेक करो कि आपके बेटा कितने सही हुए और कितने गलत हुए। इससे आपको पता चलेगा कि आज की क्लास में आपने कैसा परफॉर्म किया। आपको कमेंट में कोई जरूरत नहीं आंसर देने की, आपके कमेंट केवल मैं देख रहा हूं, यहां पर किसी को दिखाना नहीं है। आप केवल क्या करो, अपनी कॉपी पर लिखते जाओ, दैट्स इट। तो कोई जरूरत नहीं है, बस इससे आपकी स्पीड भी अच्छी होगी और आपको अपने अंदर ही देखना है ना कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, कि दुनिया को दिखाना कैसा कर रहे हो। चलिए, इसका टाइमर दिया था क्या मैंने? इसका टाइमर हो गया? इसका टाइमर हो गया क्या? मुझे लगता है शायद दे दिया था, दे दिया था ना, हाँ। चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन। तो देखो यहां पर क्या, अंगूठी है, गहने हैं, हार है, हीरे की अंगूठी है। ठीक है, सॉल्व कर दें क्या इसको? चलो एक सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, शायद किसी को डाउट आए तो। देखो यहां पर दोस्तों अंगूठी, गहने, हार, हीरे की अंगूठी। अच्छा, हीरे की जो अंगूठी है वो तो आएगी पूरी की पूरी अंगूठी के ही अंदर, और अंगूठी जो है वो एक प्रकार का गहना ही होता है, और जो हार है वो भी गहना होता है। लेकिन हार कभी भी हीरे की अंगूठी नहीं हो सकता, हार कभी भी अंगूठी नहीं हो सकता। तो देखो एक बड़ा गोला बनेगा किसका? गहने का। बोलो मेरी बात सही है? गहने के अंदर दोस्तों अंगूठी आएगी, बोलो आएगी? अंगूठी आएगी, आएगी। और अंगूठी के अंदर कौन आएगा? हीरे की अंगूठी आएगी। तो हीरे की दोस्तों जो अंगूठी होगी वो अंगूठी ही होगी। और हार कहां जाएगा? गहनों के अंदर आएगा, क्योंकि एक तरह का ज्वेलरी है वो, नेकलेस। लेकिन हार और अंगूठी एक नहीं हो सकता, तो आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा। आसान था, है ना, कर सकते थे आराम से। अगला सवाल, रेडी? 12 सेकंड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना इसको। लिखना, बोलना, संचार यानी कि कम्युनिकेशन। लिखना, बोलना और कम्युनिकेशन। देखिए इसमें भी गलती करते हैं, कई लोग गलती करते हैं इसके अंदर। आंसर होगा सी। ध्यान रखना दोस्तों, लिखना और बोलना दोनों अलग होता है, लेकिन दोनों ही एक प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं। आप लोग जानते हो ना कि कम्युनिकेशन भी दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक, यानी कि संकेत वाले, जिससे हम क्या करते हैं, जेस्चर्स। जैसे हम आपसे कम्युनिकेट कर, आपने देखा होगा ना कई बार दोस्तों ऐसे न्यूज भी आती हैं जो कि सुन नहीं पाते हैं या दोस्तों बोल नहीं पाते हैं, उनके लिए आती है न्यूज, आती है ना उनके लिए भी, जो सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार वो इशारा करके कुछ करते हैं, तो इशारा करके भी तो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो लोग। तो एक होता है सांख्यिक यानी कि संकेत के द्वारा, एक मौखिक यानी बोलकर, और एक दोस्तों होता है आपका लिखित यानी कि लिखकर। ये तीनों ही कम्युनिकेशन की भाषाएं होती है। ठीक है, अगला सवाल, 12 सेकंड। चलिए
इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला, चलिए आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, क्या आंसर आएगा? बहुत आसान है यार। देखो ऐसे सोचो ना दोस्तों, कांच कभी मेटल नहीं हो सकता, मेटल कभी भी कांच नहीं हो सकता ना, पक्की बात है। लेकिन बर्तन जो है उनमें से कुछ कांच की भी हो सकते हैं और बर्तन जो है कुछ धातु यानी मेटल की भी हो सकते हैं। तो आंसर क्या बनेगा? ए। तो यहां पर दोस्तों बर्तन जाएगा बीच में। बर्तन दोस्तों जो है वो कांच के भी हो सकते हैं और बर्तन जो है दोस्तों वो धातु के भी हो सकते हैं, लेकिन धातु और कांच कभी एक नहीं हो सकता। खत्म। अब आप देखो दोस्तों कितनी जल्दी हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए बिना सॉल्यूशन के। ये एक टेस्ट था। अब जल्दी से मुझे बताइए आप लोगों के 25 में से स्कोर क्या रहा? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ आप लोगों का 25 में स्कोर कितना रहा। और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं कोई भी एक भी क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया हो। ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। और आप बताओ इसको दोस्तों, आप चाहो तो डायरेक्ट डायग्राम बना के कर सकते हो जैसे हमने सीखा है, डायग्राम से सोच के, लेकिन लॉजिकली, है ना, ऐसा नहीं कुछ भी। और या फिर आप ऑल नो और सम के केस में भी कर सकते थे। हाँ, यहां पर मैंने टाइमर थोड़ा सा पैक दिया आपको, स्ट्रिक्ट टाइमर दिया, थोड़ा सा कम दिया कि देखो क्या होता है दोस्तों, मेरी एक चीज समझना। हो सकता है कि आप में से कई लोग अभी मेरे साथ पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप में से जो भी लोग मेरे साथ अभी पहली बार पढ़ रहे हो वो लोग हो सकता है कि मेरी चीजों को अभी उतना जल्दी समझ नहीं पाए। लेकिन धीरे 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 दोस्तों जैसे जैसे आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे, टाइम व्यतीत करोगे, आप समझोगे कि मेरी हर एक चीज आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए होती है, आपको इंप्रूव करने के लिए होता है, और आप पर डे केवल इंप्रूव ही करोगे, अपने आप को अच्छा बनाओगे। मेरा दोस्तों ये जो तरीका है ना, इससे ऐसा नहीं आप लोगों को लगे कि सर आपने सोल्यूशन नहीं बताया, आपने तो क्लास को ऐसी हवा में उड़ा दिया। आप बताओ मैंने हवा में उड़ाया क्या? नहीं। आपको आज ये फील हुआ होगा कि जैसे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्वेश्चन आते जाते हैं, आते रहते हैं, आप सेव एंड नेक्स्ट करते हो और टाइमर चलता रहता है। आपने देखा टाइमर रुका नहीं, टाइमर चलता रहा दोस्तों फटाफट, और क्वेश्चन आते रहे। आपने केवल आंसर टिक किया, आगे बढ़ा, आंसर टिक किया, आपको ये भी नहीं पता आपका आंसर सही है गलत है, यहां तो फिर भी आपको पता चल रहा था सही है गलत है। ये बिल्कुल एग्जाम हॉल वाली फीलिंग होती है। और अभी तो मैंने बहुत आराम से करा। और टाइमर दोस्तों हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम रखूं। देखो क्या होगा, कम टाइमर में काफी स्टूडेंट दोस्तों नहीं बना पाते हैं क्वेश्चन। लेकिन पता एक चीज होती है, अगर मैं आपको इन सवालों के लिए 30 सेकंड का टाइमर दे देता ना, पर क्वेश्चन 30 सेकंड, आप में से 100% लोग सब के सब इसका आंसर लगा लेते। बोलो हाँ या ना? सब लगा लेते ना। लेकिन आप ये जानते हो कि उस 30 सेकंड में बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 10 सेकंड में एक सवाल को लगा लिया होगा, बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने 20 सेकंड में लगाया होगा, बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने 15 सेकंड में लगाया होगा, बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने 30 सेकंड पूरा लिया होगा। ऐसा भी हो सकता है। तो इन 30 सेकंड में देखा जाए तो सबने ही आंसर लगा लिए, लेकिन इसमें हमें यह नहीं पता चला कि कौन वो स्टूडेंट है जिसका आंसर जल्दी आया और जिसका आंसर लेट आया। ये नहीं पता चला, सब बराबर हो गए। लेकिन क्या एग्जाम में ऐसा होता है? नहीं। एग्जाम में दोस्तों बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो जल्दी आंसर लगा लेते हैं। अब मुझे बताओ, जैसे ही दोस्तों मैंने यहां पर 30 सेकंड का टाइमर हटा के मैंने इसको कर दिया 20 सेकंड, आप समझना मेरी साइकोलॉजी समझो मैं कैसे जा रहा हूं। मेरी साइकोलॉजी क्या है, मैंने जैसे इसको दोस्तों 20 सेकंड किया, अब बताओ जो स्टूडेंट 30 सेकंड में सवाल को लगा रहे थे वो तो एलिमिनेट हो गए ना, आउट हो गए वो तो। अब वो आउट हो गए, अब वो पता अगली बार क्या करेंगे,
वो कोशिश करेंगे कि मैं 20 सेकंड के अंदर सवाल लगाने की कोशिश करूं। यानी कि दोस्तों उनको मैंने उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दिया। अब वो अपनी लिमिट को पुश करेंगे। देखिए, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में होंगे ना, आप कभी भी अपने आप को पुश नहीं करोगे कि हम और अच्छा करें, क्योंकि आप कंफर्ट में हो, आप सही हो, आपको पता है मुझे तो 30 सेकंड मिल रहे हैं, मैं कर दूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने उनसे उनका 30 सेकंड छीना, अब वो हाथ पैर मारेंगे कि मैं 20 पे आऊं, कोशिश करेंगे ना 20 पे आऊं। अच्छा, ये जो 20 वाले होंगे, अब ये दोस्तों अब ये फड़फड़ा जाएंगे, क्योंकि अब इनका आपको पता है 20 सेकंड का ही टाइमर है और इन्होंने बिल्कुल 20 सेकंड में ही लगाया। अब ये लोग थोड़े से कंफर्ट जोन के बाहर आने वाले हैं, क्योंकि 30 सेकंड में तो इनको आराम से भाई 10 सेकंड बचा हुआ था, लेकिन 20 सेकंड जैसी मैंने टाइमर किया, अब ये लोग झिलमिला गए कि भाई अगर मैंने 1 सेकंड भी इधर उधर किया तो मेरा क्वेश्चन चला जाएगा। बात सही नहीं सही है? अब दोस्तों जैसे ही मैंने इसको घटाकर 15 सेकंड किया, आप खुद बताइए, ये वाले तो गए। अगर इन्होंने अपनी लिमिट पुश नहीं करी तो ये गए, काम खत्म। अब दोस्तों जो 15 सेकंड वाले हैं, अब ये परेशान हो गए कि भाई अगर ये 14 सेकंड का क्वेश्चन होता या 10 सेकंड तो मैं क्या करता। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो दोस्तों कम टाइमर में हमेशा जो स्टूडेंट है वो अपनी लिमिट को पुश करने की कोशिश करता है कि अब मुझे और अच्छा करना है, अब मुझे और अच्छा करना है। मैं किसी भी सवाल को आपको 30 सेकंड 40 सेकंड नहीं देने वाला, क्योंकि मैं जानता हूं कि इन सवालों में कितना समय लगना है। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से मैं हमेशा समय देता हूं। अभी तो दोस्तों मैंने टाइमर के साथ आपको पढ़ाना शुरू नहीं किया कहीं पर भी। अभी जब हम लोग प्रैक्टिस शुरू करेंगे ना, जो एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आप देखिएगा मैं आपको ऐसा पैक शेड्यूल्ड, ऐसा पैक टाइमर दूंगा, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से टाइमर लगाऊंगा। अगर वो क्वेश्चन 5 सेकंड का है तो 5 ही सेकंड दूंगा, और अगर वो 2 मिनट का है तो 2 मिनट दूंगा, 40 सेकंड का है तो 40 सेकंड ही दूंगा। अब वहां पर दोस्तों जो उसको लगा जाएगा उसका कॉन्फिडेंस अच्छा, जो नहीं लगा पाएगा उसका कॉन्फिडेंस जरूर टूटेगा, लेकिन अगली बार वो कोशिश ये करेगा कि मुझे 40 सेकंड के अंदर आना है। और अगर नहीं आ पा रहा है तो आप बताओ, उसको कहानी तो वैसे ही खत्म है ना उसकी। तो जब वो यहां दोस्तों हजारों लोगों में जब यहां नहीं कर पा रहा है, सैकड़ों लोगों में यहां नहीं कर पा रहा है, तो ऑल ओवर इंडिया जब वो लाखों स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन में बैठेगा तो वो कैसे कर पाएगा? तो ये मेरी दोस्तों साइकोलॉजी है, ये मेरी साइकोलॉजी है, आप लोगों को कैसे डे बाय डे इंप्रूव कर सकें, आप लोगों की स्पीड कैसे बढ़ा सकें। और स्पीड ऐसे नहीं बढ़ती कहने से, उसके लिए करना पड़ता है, जान झोंकनी पड़ती है, इस तरह के सेशंस लगाने पड़ते हैं, तब आप उसको देखोगे तो आप कहोगे हाँ भाई मजा आ गया। और ये एक दिन में नहीं होता, एक दिन आप निराश हो गए, 2 दिन निराश हो गए, लेकिन चौथे 5वें दिन आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर मैंने यहां पर 20 सेकंड का टाइमर दिया है तो जो पहले स्टूडेंट 30 सेकंड में कर रहा होगा ना, वो 4 दिन बाद में हो सकता है 22 सेकंड पे आ जाए। हालांकि अभी वो चूक गया, आंसर अभी भी नहीं निकल पाएगा क्योंकि 20 सेकंड का टाइमर है, लेकिन वो ये जानता है यार मैंने 22 में कर लिया था, अगर 2 सेकंड और होते तो मैं कर लेता। अब वो 2 सेकंड और कम करने की कोशिश करेगा, वो 2 सेकंड बाद वो अगले 10 दिन में 20 सेकंड पे आ जाएगा, और अगले 1 महीने के अंदर वो 15 सेकंड में लगाने की कोशिश करेगा और वो कर लेगा। इसको कहते हैं अपनी लिमिट को पुश करना। क्लियर है भाई सबको? ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिए, जिससे कि आप लोग बेटर से बेटर डे बाय डे करते रहे। ठीक है भाई? चलो भाई, तो क्वेश्चन इतने थे भाई, 25-25 का सेट लाता हूं मैं, आपको 25 क्वेश्चन कराने थे, मैंने करा दिए। सोल्यूशन में नहीं बताने वाला। कितने लोगों के कितने सही हुए मुझे आपने कमेंट में बताए होंगे, बिल्कुल बताए हैं। तो मैं बस इतना चाहता हूं, देखिए किसी के 18 हैं, किसी के 20 हैं, किसी के 22 हैं, किसी के 21 हैं, किसी के 23 हैं, किसी के 19 हैं, लेकिन अभी तक किसी के भी मैंने पूरे, किसी के 15 है, किसी के 20, 21, 19, किसी के भी 25 में 25 नहीं है, 24 भी नहीं है। जबकि आप बताओ, ईमानदारी से बताना दोस्तों, देखो थोड़ा साइकोलॉजी की बात करते हैं। आप मुझे ईमानदारी से बताओ कि अगर मैं आपको इन सभी सवालों में 30 सेकंड का समय देता, आराम से सोच के लगाओ, आप बताओ क्या इसमें आप 25 में 25 नहीं ला सकते थे? बिल्कुल ला सकते थे। यानी कि आप पूरे 25 के 25 सवाल सही कर सकते थे अगर मैं आपको समय ज्यादा दे देता, लेकिन समय कम हो गया तो आप में से कई लोगों के सवाल गलत हो गए। किसी के 19 सही हुए, किसी के 20, किसी के 23, किसी के 21, किसी के 22। तो क्या दोस्तों मैं ये कह दूं कि आपके जो सवाल गलत हुए वो इसलिए हुए कि आपको आता नहीं है? अगर मैं पूरे 30 सेकंड देता हर सवाल के लिए तो आप पूरे ला सकते थे? बोले हाँ ला सकते थे। तो जब तब पूरे ला सकते तो फिर अभी क्यों नहीं? इसका मतलब खेल टाइमर का है,
खेल इसका नहीं है कि आपको आता नहीं, आपको आता सब है। आप पूरे सवाल सही कर सकते थे अगर टाइम ज्यादा देते, लेकिन टाइम कहां पे खेल कहां पे बिगड़ गया, टाइमर पे। इसका मतलब कि जब टाइमर चलता है ना, टिक 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 टिक, तो आता हुआ सवाल भी दोस्तों नहीं बन पाता है। हम हड़बड़ी में गड़बड़ी कर जाते हैं। यही तो हुआ आपके साथ भी। तो जब समय दोस्तों कम था तो हम आते हुए सवाल को भी शायद जल्दबाजी में गलत कर दिए, जो कि हमें आता था कि वो सही है, फिर भी हम गलत कर दिए। यानी कि समय अगर मैं दे दूं तो आप पूरे सही कर सकते हो, लेकिन वही अगर समय घटा दूं तो वही आप गलत कर रहे हो। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं, आपको आता है, लेकिन आपकी टाइम मैनेजमेंट अभी ठीक नहीं है। ये टाइम मैनेजमेंट जिस दिन ठीक हो गया ना, आप कम समय में भी पूरे के पूरे सही कर दोगे। इसको कहते हैं साइकोलॉजी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। दोस्तों ये कंपटीशन की जो पढ़ाई है, ये जो कंपटीशन की लड़ाई है, ये केवल नॉलेज के दम पर नहीं जीती जाती, ये नॉलेज के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट पर भी जीती जाती है। आज जो स्टूडेंट के पास केवल नॉलेज है वो इस लड़ाई को नहीं जीत पा रहा है। आज जो स्टूडेंट के पास नॉलेज है प्लस उसके पास टाइम मैनेजमेंट है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, वो आगे निकल रहा है, वो जीत रहा है आज इस कॉम्पिटिटिव पढ़ाई को, इस कॉम्पिटिटिव लड़ाई को, इस कॉम्पिटिशन को, और वो नौकरी लेके जा रहा है। वहीं आप 60 मिनट का पेपर है, 60 मिनट में आप नहीं कर पा रहे हो उतने सवाल, लेकिन दूसरा कर ले जा रहा है, नौकरी लगा रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं आपको 60 मिनट की जगह पर 70 दे दूं, 80 दे दूं, 90 मिनट दे दूं, बोले हाँ मैं पूरा पेपर बना लूंगा, तो आता आपको सब है, लेकिन शायद समय की वजह से आप चीजों को जल्दी नहीं कर पा रहे हो। इट मींस कि आपकी स्पीड कम है, आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। आप मेरी बात समझ गए ना? तो हम लोग दोस्तों टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि नॉलेज तो मैं आपको दे ही रहा हूं, सीख तो आप सब कुछ रहे हो, लेकिन खाली इतने सीखने से कुछ नहीं होने जाने वाला। आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट अगर आपने सही नहीं किया तो आप आज इस कंपटीशन वर्ल्ड में स्टूडेंट को बीट नहीं कर पाओगे। और ये चीजें आपको हर जगह नहीं सिखाई जाती। हर जगह नॉलेज तो दी जा रही है, लेकिन एक स्टूडेंट ना अपने आप से बेचारा लगा हुआ है अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स की स्पीड अपनी क्लासेस में इस तरीके से बढ़वाता हूं। ठीक है भाई, चलिए ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, जितने भी सही हुए बहुत अच्छे हुए। आज पहला टेस्ट था, अचानक से था, ऐसा आप सोचिए जब धीरे धीरे आप करते रहोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सारा का सारा सोल्यूशन आप खुद करेंगे। लास्ट में मैंने आपको इसके ऑप्शन भी दिए, मतलब आंसर की दी है। आप जाइए घर पे, जो सवाल आपसे गलत हुए हैं ना, एक बार ये जरूर सुनिएगा, सोचिएगा कि सर ने बोला था कि आपके सवाल इसलिए गलत हुए कि आपको आता नहीं था, या इसलिए गलत हुए कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं था। आपको आंसर खुद मिल जाएगा कि हाँ यार, ये सवाल तो मुझे आता था, मैंने गलत कैसे कर दिया, जल्दबाजी में कर दिया, यानी कि मेरी स्पीड सही नहीं है। आता आपको सब है, एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो आप ना बना पाओ। सारे सवाल आप बना सकते हो, सारे। इतना तो आपने सीख लिया, इतना मुझे पता है। मुझे आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है भाई साहब, मुझे आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है। आपको हो नहीं हो, मेरे को है। बस मुझे ये पता है कि वक्त लगेगा, समय लगेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और वो वक्त आपको मुझे देना है, बस दैट्स इट। एक बार आपने वो वक्त हमें दे दिया, हम आपको दोस्तों वहां ले जाएंगे जहां पर आपने सोचा है, वहीं ले जाएंगे हम आपको, बिल्कुल वहीं, एकदम टॉप पे। सिलेक्शन तो हर कोई कराएगा, सिलेक्शन के साथ साथ हमें आपकी रैंक भी चाहिए। जी हां, सिलेक्शन के साथ साथ हमें आपकी रैंक भी चाहिए, और आप हमें रैंक ला कर दोगे। सिलेक्शन तो आपका होगा, लेकिन उसके साथ में रैंक चाहिए, अच्छी रैंक, और वो आप लाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा हमको। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर। इसकी पीडीएफ में दे दूंगा, लगा लीजिएगा। बाकी दोस्तों इस चैप्टर को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। और एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे अगली क्लास को। थैंक यू, जय हिंद। बाकी दोस्तों मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, अगर आपको पढ़ाई अच्छी लग रही है, चीजें समझ में आ रही है, तो दोस्तों आप अपने इस आकाश सर को एक रेटिंग जरूर दे देना। रेटिंग सिर्फ इसलिए दोस्तों कि आप जब रेट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ भाई, आपने जो पढ़ा हमसे, जो हमने मेहनत कोशिश करी आपको पढ़ाने की, वो आपको समझ आई। और आपने रेटिंग करने का मतलब ये हो गया कि भाई आपने वो अप्रिशिएट कर दिया हमें। हमने जो काम करना था हमने कर दिया, आपका जो काम है वो आपने कर दिया। मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, अगली बार और अच्छा करना है आपके सामने, अगली बार और अच्छे से आपके सामने चीजें को लेकर आना है, और ऊपर लेकर जाना है हमको एक दूसरे को। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। ठीक है भाई, सर वो वाला क्वेश्चन प्लीज, कौन सा?
वो क्वेश्चन भी कौन सा बेटा, कौन सा क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन सर? वो क्वेश्चन बना दो ना एक बार, 5 सेकंड लगे बस। कौन, अच्छा ये वाला, कार, ऑटो रिक्शा और डीजल वाहन। डीजल वाहन क्या होता है? कार, ऑटो रिक्शा, रिक्शा कर दिया मैंने, हम भी तुम्हारी तरह हो गए। ये लड़की क्या लिख रही है पता है? कार, ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा ऐसे लिख रही है, कार, ऑटो रिक्शा और कौन सा वाहन है? डीजल वाहन कौन सा होता है? कार, ऑटो रिक्शा और डीजल वाहन। अच्छा, ये भगवान, ये डीजल है, माने घुमा के तुमको, डीजल है ये, डीजल, डीजल वाहन, डीजल वाहन यानी कि डीजल व्हीकल। ठीक है, डीजल व्हीकल। देखो दोस्तों, देखो कार कभी भी ऑटो रिक्शा नहीं हो सकता, तो एक नो का डायग्राम चाहिए ना। तो कार में और ऑटो रिक्शा में क्या बनेगा? कार में और ऑटो रिक्शा में क्या बनेगा? नो का रिलेशन बनेगा। डीजल वाहन यानी कि डीजल से चलने वाले वाहन। देखो एक कार जो है वो डीजल से चलने वाली भी हो सकती है और पेट्रोल से भी चलने वाली हो सकती है। कार दोस्तों दोनों से, क्योंकि कार का जो इंजन होता है, आपने इंजन वगैरह पढ़े होंगे, पिस्टन जो होते हैं उसके अलग अलग। तो कार में दोस्तों पेट्रोल वाला भी इंजन होता है और डीजल वाला भी इंजन होता है। अगर मैं ऑटो रिक्शा की बात करूं, देखिए दोस्तों ऑटो रिक्शा में अब क्या होता है, ज्यादातर लोग समझते हैं कि वो डीजल से ही चलता है, बट ऐसा नहीं है। देखो पेट्रोल से भी चलने वाले ऑटो रिक्शा होते हैं, क्योंकि एक वाहन है और वाहन का मेन मोटिव होता है इंजन। अगर इंजन उसका पेट्रोल सपोर्ट करेगा तो पेट्रोल से चलेगा। कई ऑटो रिक्शा तो बेटा ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं, कई कार ऐसी होती है जो इलेक्ट्रिक भी होती है, और ये बेसिक डेफिनेशन हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो यहां पर सम का डायग्राम बनेगा डीजल वाहन से। तो डीजल वाहन कुछ ऑटो रिक्शा हो सकते हैं, कुछ कार हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों अलग होंगे, तो ये वाला बनेगा। ठीक है भाई, चलिए ठीक है, इसको देख लेना। ओके, हटा देते हैं इसको हम। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।